बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, कल से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को दरहम भरम करके रख दिया है और कल से ही ट्विटर को बंद कर दिया गया। आप ट्विटर को बगैर वीपीएन के नहीं चला सकते, क्योंकि इस वक्त खौफ ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और लियाकत अली चट्ठा के बाद तकरीबन दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और रात 12 से 1 बजे तक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, तरदीदों पर तरदीदें करवाई गई, लेकिन बात नहीं बन रही। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि रात को जो रात गुजरी है, रात के अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये मुलाकात कैदी नंबर 804, यकीनी तौर पर इमरान खान साहब से ही मुलाकात हुई है। कोई जग मारने तो नहीं गया होगा वहां पर। 4 बड़ी शख्सियात की वहां पर एंट्री हुई है। उस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखना है कि खान साहब के सामने कौन से मुतालबात रखे गए, खान साहब ने वो मुतालबात मानने से क्यों इनकार कर दिया है। मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने वमा हकाइक और वमा सबूत रखी जाएंगी। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त फौज के खिलाफ, फौज पाकिस्तान फौज मेरी है, खान साहब भी कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी, तो उसी फौज के खिलाफ एक बदतरीन साजिश शुरू हुई है। आग का खेल जारी हो गया है। फौज के खिलाफ कौन सी बदतरीन साजिश शुरू कर दी गई है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब की बार इस साजिश की एक बहुत बड़ी सरगना है। मैं आपके सामने इसके भी मुकम्मल सबूत रखने जा रहा हूं। और फिर पाकिस्तान की फौज के ही सुप्रीम कमांडर जनाब, उन्होंने अलविदाई इजलास तलब कर लिया है। आखिर उसकी वजह क्या है, ये इजलास क्यों बुलाया गया और इस्तीफों की लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। कमिश्नर रावलपिंडी के बाद अब कोई बैरून मुल्क जा रहा है, कोई इस्तीफे दे रहा है। अब हो क्या रहा है, आखिर सूरत हाल क्या है, इस्तीफे देने की नौबत क्यों आ रही है, पाकिस्तान में कौन सा नया तजर्बा करने की कोशिशें हो रही हैं, उस हवाले से भी आपको मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर आप वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो आपको पंजाब में भी हुकूमत नहीं दी जाएगी। नून लीग वाले हाथ खड़े कर गए हैं कि हमें वफाक में हुकूमत नहीं चाहिए, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। ख्वाजा साद रफीक का बयान, जावेद लतीफ साहब का बयान, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई वफाक में इस वक्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में मौजूद नहीं है। और यही बात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कहेगी कि आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अलायंस करके आप वहां पर हुकूमत बना लें। रऊफ हसन साहब ने जो बड़ा वाज़ेह कह दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम वफाक में भी अपोजिशन में बैठेंगे, पंजाब में भी अपोजिशन में बैठेंगे। यानी कि सूरत हाल ये है कि इस हालात में कोई भी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। और जनाब, क्योंकि ये हुकूमत चंद दिनों की मेहमान होगी, 1-1.5 साल से ज़्यादा ये आप हुकूमत नहीं चला सकते। जैसे ही नई तकर्री होगी और नई हुकूमत आएगी, नया इलेक्शन होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक नया सरप्राइज आ सकता है, क्योंकि आइंदा आने वाले 1-2 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने के हवाले से 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में अहम तरीन समाअत करने जा रहा है। और हो सकता है कि इन धांधलियों के जो है उनको बुनियाद बनाकर जो कमिश्नर रावलपिंडी ने बयान दिया है उसकी टाइमिंग इंतहाई अहम है, क्योंकि जो निगरान आए हैं वो तो अपनी महफिलों में ये बात कर रहे थे कि हम तो 2, 2.5, 3 सालों के लिए आए हैं, हमने कहीं नहीं जाना। और इसी वजह से आमिर मीर जो है वो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के गालियां दे रहा है। इसी वजह से अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो है बदमाशी कर रहे हैं, इनको पता है कि हमने कहीं नहीं जाना। तो उन जो है वो बयानात को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम भी करार दे सकती है और निगरान हुकूमत को लंबा चलाया जा सकता है। तो ये खबर भी हमारे पास इस वक्त मुबैना तौर पर मौजूद है। तो जनाब, अताउल्लाह तलहट साहब जो है आज उन्होंने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आइंदा चंद रोज में पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया है। लीग रहनुमा ये कहते हैं कि हारे हैं लेकिन पीछे नहीं हटे हैं, आने वाले दौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का है। और उन्होंने कहा कि इल्जाम लगाने वालों की सियासत का हमें जवाब देना आता है। उन लोगों ने मुल्क की मफाद पर जो है उसको दाव पर लगा दिया, साइफर लहराया। आपने वक्ती तौर पर कुछ निशिस्तों पर फतह हासिल कर ली, जहां आपको शिकस्त हुई उसको तस्लीम करें। जहां से तहरीक इंसाफ जीती है, धांधली नहीं हुई। ख्वाजा साद रफीक ने सबसे पहले लतीफ खोसा को मुबारकबाद दी। हमने खुंदा पेशानी से शिकस्त को कबूल किया, हारे हैं पीछे नहीं हटे। हम यकीन रखते हैं कि हमारा दुश्मन मक्कार है, उससे एक दिन शिकस्त जरूर होगी। अब जनाब, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है
اور پھر دوسری جانب پاکستان مسلم نواز اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ مل کر وفاق میں حکومت بنانے جا رہی ہے، اور ابھی تک ان کے درمیان کسی بھی قسم کا جو ہے وہ اتحاد نہیں ہو سکا ہے، اور حکومتی ڈھانچے کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور دونوں فریقین نے بروز پیر دوبارہ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کے درمیان ہونے والا تیسرا اجلاس بھی بے نتیجہ رہا، اور دونوں نے اختیارات کی تقسیم کے فارمولے کو حتمی شکل دینے کے لیے پیر کو دوبارہ اجلاس طلب کر لیا ہے، اور ان مذاکرات میں نون لیگ کی نمائندگی اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، اعظم علی تارڑ اور ملک محمد احمد خان نے کی، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سعید غنی اور قمر رضوان قائرہ، ندیم افضل چند اور نواب اللہ زہری جو ہیں انہوں نے مذاکرات میں وہ شریک ہوئے، اور ابھی تک جو ہے پاکستان مسلم نواز کو حکومت سازی اور جو اگلے وزیر اعظم ہیں ان کے انتخاب میں اس شرط پر جو ہے وہ یقین دہانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اس کے بدلے صدر مملکت سمیت اہم آئینی عہدے اپنے پاس رکھیں گے، جس میں اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، اور اس کے علاوہ پنجاب میں بھی اسپیکر کا عہدہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور پاکستان مسلم نواز سے آئندہ آئینی عہدوں پر بات کرنے سے پہلے وزارتوں کے معاملے پر بھی پیپلز پارٹی کی رائے بدلنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ ہماری حکومت میں وزارت پی لیں، کیونکہ جو گند ہم اپنے سر پر لیں گے آپ کو بھی لینا ہوگا، اگر ہم قربانی کا بکرا بنے تو آپ بھی قربانی کا بکرا بنے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر بلیک میل کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو نون لیگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس صورتحال میں حکومت نہیں لے گی، اور وہ دوبارہ جو ہے وہ ری الیکشن کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف مفادات کی جنگ لڑ رہی ہے، اور وہ اپنے مفادات کی خاطر پاکستان کو داؤ پر لگا رہی ہے، اور یہاں پر مجھے ایک چیز ماننی چاہیے، ہمارا اختلاف ہوگا پاکستان مسلم نواز کی سیاست سے کہ انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا، بالکل کیا، پی ڈی ایم کے جو 2 سال گزرے ہیں اس نے پاکستان کو ڈی فالٹ کے کنارے پر لا کر کھڑا کر دیا، پاکستان میں انتشار پھیلایا، پاکستان میں آگ لگائی، اس کی مکمل ذمہ داری پی ڈی ایم کی حکومت پر جاتی ہے۔ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد جو ہے اس کے کانسیکوینسز آج تک پاکستان بھگت رہے ہیں، لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ نون لیگ نے کہیں نہ کہیں جو ہے اپنا سٹیک داؤ پر لگایا، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے سے بھاگی ہے، اپوزٹ مفادات کی جنگ کر رہی ہے، اور اقتدار کی خاطر جو ہے وہ اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ لین دین کے سودے ابھی تک جاری ہیں۔ اور حامد میر صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہاں پر دعویٰ کر دیا ہے کمشنر راولپنڈی نے جس طرح سے دھاندلی کو بے نقاب کر کے رکھ دیا وہ انتہائی معنی خیز ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹائمنگ کیوں امپورٹنٹ ہے۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ جو الزامات لیاقت علی چٹھا صاحب نے لگائے ہیں ان کے پاس ان الزامات کے ثبوت بھی موجود ہیں، ثبوت ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کے پاس ثبوت ہے، تحقیقات ضرور کروانی چاہیے، اگر ایک کمشنر ایسے الزامات لگا رہے ہیں تو اس کے پاس ثبوت بھی ہوں گے۔ کمشنر راولپنڈی کے پاس کچھ پیغامات محفوظ ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پیغامات سامنے لائیں اور یہ بتائیں کہ انہیں کس نے یہ سب کرنے کے لیے کہا۔ حامد میر نے انکشاف کیا کہ میری اطلاعات کے مطابق یہ صرف ایک کمشنر راولپنڈی نہیں بلکہ کوئی اور سرکاری افسران بھی ہیں جنہوں نے آر اوز اور پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیوٹی کی، اور انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کی شکایت کی ہے، یہ جناب حامد میر صاحب نے دعویٰ کیا، جبکہ اس معاملے میں جو علامات ہیں وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اس کی ٹائمنگ آپ نے دیکھنی ہے۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں جو کسی اور جانب بڑھتے ہوئے دکھائی آپ کو دے رہے ہوں گے، اور کل رات کو آپ نے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہوئی دیکھی جس میں ایک جو ڈی آر او چکوال تھی، ایک خاتون تھی، وہ کہتے ہیں نا کہ شاکر تو آپ سے آنا ساڑا چڑا پر حالات نہ پوچھ، یعنی کہ ان کی چہروں سے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کو مار کر دباؤ میں ڈال کر دھمکیاں دے کر پریس کانفرنس کرنے بٹھایا ہے، اور وہ پریس کانفرنس لائیو نہیں کی گئی تھی بلکہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے اور اس میں کٹ لگائے گئے تھے، اور وہ کٹ لگا کر سما نیوز کو وہ پریس کانفرنس چلوانے کا کہہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز نے اس پریس کانفرنس کو چلوایا، اور وہ پریس کانفرنس نہیں بلکہ وہ ایک ویڈیو پیغام تھا جو ہے وہ کمشنر آفس راولپنڈی میں قائم مقام کمشنر راولپنڈی سیف انور نے اور ڈی آر اوز کے ہمراہ جو ہے پریس کانفرنس کی تھی، اور انہوں نے جو سابق کمشنر راولپنڈی ہیں لیاقت علی چٹھا صاحب ان کے الزامات کی تردید کی تھی، لیکن یہ پریس کانفرنس سے جو ہے وہ بات ابھی بنتی ہوئی ہمیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اور پھر سب کے اندر پاکستان مسلم نواز، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیاقت علی چٹھا صاحب کی پریس کانفرنس کے پیچھے حمدہ شہباز بھی ہو سکتے ہیں، اور حمدہ شہباز کے پیچھے کوئی اور ہے، اور یہ کیوں، اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے روکنا ہے۔ اب یہ خاندان کی جنگ ہے کیونکہ حمدہ شہباز چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں، مریم نواز نے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی بھی مانگ لی ہے۔ تو اس سب کے اندر ملک محمد احمد خان نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جو کمشنر راولپنڈی کے الزامات ہیں وہ پاکستان کی سیاست، معیشت اور افواج پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو ان کے سیاسی وابستگیاں ہیں وہ پاکستان مسلم نواز سے جڑ رہی ہیں، وہ ڈائریکٹلی حمدہ شہباز سے جڑ رہی ہیں، تو لہٰذا وہ پھر جو فوج کے خلاف سازش ہے وہ پاکستان مسلم نواز خود کر رہی ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो उसमें लेना देना मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई की तारीख है, उन्होंने कभी इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं किए। उन्होंने 9 मई से कोई सबक नहीं सीखा, कल की सूरत हाल के बाद खौफनाक मुहिम शुरू की है। ये लोग अपनी इंतशारी मुहिम से बाज नहीं आ रहे हैं। निगरान हुकूमत क्या देख रही है, किस चीज़ का इंतजार कर रही है? निगरान हुकूमत फौरी कार्रवाई करे। ये जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले जो हैं अपना बयानिया बनाते हुए इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। तो खैर जनाब इस वक्त जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं उन्होंने अपना अलविदाई इजलास तलब कर लिया है। फौज के सुप्रीम कमांडर सदर मुमलिकत होते हैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। सेनेट जो है उसकी मुयाद पूरी होने वाली है और उसके बाद फिर नए इलेक्शन वहाँ पर होंगे। जब कोरम पूरा हो जाएगा, कौमी असम्बली का जो है वो इजलास हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होगा, सदर पाकिस्तान आ जाएंगे नए। तो अब ये कल का जो इजलास है वो अलविदाई इजलास होगा सेनेट का और 19 फरवरी को ये तलब किया गया है दोपहर 3 बजे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने ये आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत जो है सेनेट का इजलास तलब किया और जिसमें जनाब सादिक सिंधरानी साहब जो है उसकी सदारत भी करेंगे और इजलास में सेनेट अरकान अलविदाई तकारीर भी करेंगे। राय के मुताबिक पाकिस्तान के तहत आईन पाकिस्तान के तहत सेनेट के निस्फ अरकान का इंतखाब मार्च में होगा और मुद्दत सेनेट की मुद्दत 11 मार्च को खत्म हो रही है और नए सेनेट इंतखाबात मार्च के पहले हफ्ते में होना थे। तमाम मुल्क में आम इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए, तो लिहाजा मार्च के आखिर में ये जनाब इंतखाबात आपके सामने हो जाएंगे। अब खैर उस सब के अंदर मजीद इस्तीफों की लाइनें लगना शुरू हो चुकी हैं और ये इस्तीफे किस किस के हैं ये भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि 1-2 इस्तीफे और आ जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का इस्तीफा, उसके बाद मजीद ब्यूरोक्रेसी जो है उसके इस्तीफे आएंगे। और आज खबर यह है कि जो आरपीओ रावलपिंडी हैं वो तवील रुखसत पर बैरून मुल्क चले गए हैं और उन्होंने कहा कि मेरी सेहत खराब है और वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं। ब्यूरोक्रेसी ने इस वक्त मुल्क छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालात इंतहाई खराब हैं और इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये मार्शल लॉ या इमरजेंसी की जानिब जाते हुए हालात आपको दिखाई दे रहे होंगे और अब ये इस्तीफे मजीद आ सकते हैं। और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने लियाकत अली चट्टा साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं उसके बाद मजीद इल्ज़ामात की बारिश होती हुई आपको दिखाई देगी और वो आवाज़ें जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर से उठेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर खौशाब सुहेब अहमद साहब वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। सीमा वाली के आरओ जो है वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए। उन्होंने भी यही इल्ज़ामात लगाए थे कि हमें धांधली करने के लिए उकसाया जा रहा था और यही बात आपके सामने आई है। तो पंजाब के एक बहुत बड़े शहर के कमिश्नर साहब भी मुस्ताफी हो सकते हैं राय के मुताबिक और ये कोई एक इस्तीफा जो है वो एक बहुत बड़े कमिश्नर का होगा। और जहां पर जो सीनियर सहाफ़ी अहमद मीर साहब हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि उन तमाम लोगों के पास सबूत मौजूद होंगे। लियाकत अली चट्टा साहब के पास सबूत मौजूद हैं और जब वो सबूत पेश कर देंगे तो फिर ये जो इंतखाबात हैं जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत लगने जा रही है वो इंतखाबात जो है 8 फरवरी के वो कलदम भी करार दिया जा सकते हैं और उसके बाद री इलेक्शन में मुल्क जाएगा और ये निगरान हुकूमत को लंबा चलाया जाएगा। यानी कि जो मंजर बेचा जाता था कि इंतखाबात को डिले करके, जब भी मुल्क में इंतखाबात डिले हुए हैं तो ये 1-2 माह के लिए नहीं बल्कि जनाब ये 10 साल के लिए मुल्क में इंतखाबात डिले होते हुए आपको दिखाई दिए होंगे। अब खैर जनाब जो रात को अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, ताकतवर शख्सियात ने वहाँ पर एंट्री मारी है और इमरान खान साहब से मुलाकात, ये मुलाकात किसकी हुई है, क्या सूरत हाल है? इससे पहले भी दावे सामने आते रहे। असदूर साहब ने कहा कि कोई जो है वो अडयाला जेल में इस्टेब्लिशमेंट के जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में खान साहब से मुलाकात की है, मनाने की कोशिशें की हैं, खान साहब नहीं मान रहे। वो ये बात कर रहे हैं कि मेरी नशीस्तें मुझे वापस कर दें, हम वापस आ जाएंगे। फिर बनी गाला में शिफ्ट करने के लिए खान साहब को ऑफर दी गई, खान साहब ने वो मानने से इनकार कर दिया। फिर खबर सामने आई कि बनी गाला में खान साहब की जो है वो ताकतवर शख्सियत से एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। खान को अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट किया गया, वहाँ पर उनकी मुलाकात करवाई गई और मुलाकात करवा के उनको अडयाला जेल दोबारा वापस लाया गया। अब इन खबरों की ऑफिशियली जो है वो तस्दीक तो नहीं सामने आई, ना ही एसपीआर की जानिब से कोई प्रेस रिलीज आया, ना खान साहब ने बल्कि इसकी तरदीद कर दी, लेकिन ये कहीं ना कहीं खबरें जो है वो मौजूद हैं। बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो इसको क्रेडिबल सोर्सेज से कोट भी कर रहे हैं। अब रात से जो सोशल मीडिया से खबरें चल रही हैं वो खबरें ये हैं कि अडयाला जेल में रात के 4 ताकतवर शख्सियात जो हैं वो पहुंची हैं और उन्होंने खान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात की है और इस मुलाकात में खान के सामने कुछ मुतालबात रखे गए हैं कि ये मुतालबात क्या होंगे कि आप जो है पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बना लें, आप तहरीरी तौर पर माफ़ी मांग लें, आप जो 9 मई जिन्होंने किया, जो बाकायदे तौर पर इसमें शरीक थे, उनको पार्टी से निकाल दें और जितने भी लोग हैं जो इसमें मुलविस हैं वो तहरीरी तौर पर माफ़िया मांगे तो लिहाजा हम आपको माफ़ कर देंगे और आप 3-4 साल के लिए सियासत से पीछे हट जाएं और आप जो हुकूमती ढांचा बनाया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाएगी, आप उसमें सियासी तौर पर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे और ना ही आप उनको मशवरे देंगे। तो ये कुछ हैं और अली अमीन गंडापुर के नाम के ऊपर इस वक्त बताया जा रहा है कि मुज़ाहमत है दूसरी जानिब से और इख्तलाफ पाया जा रहा है कि आप उनको वज़ीर-ए-आला केपी के ना लगाएं, लेकिन खान साहब ने उन तमाम तर मुतालबात को रद्द कर दिया है और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है एज पर माई सोर्सेज जो खबरें चल रही हैं मुबीना तौर पर। अब ये खबर ऑफिशियली जो है वो तो सामने नहीं आई, लेकिन जो सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे
ہیں کہ مبینہ طور پر یہ ملاقات اڈیالہ جیل کے اندر ہوئی ہے۔ اب لیٹس سی یہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروڑ بیٹھے گا، لیکن یہ حالات اس نہج پر جا چکے ہیں کہ آپ مارشل لا بھی لگا دیں، آپ ایمرجنسی لگا دیں، لیکن اس سے بھی ملک کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس جنگ کا مناسب خیال کے بعد پاکستان زندہ باد۔